चलो अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आगे स्वाध्याय का प्रश्न पढ़ेंगे। देखना स्वाध्याय का 10वां प्रश्न ही चलाया था, महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें देखना 2 सवाल है। पहला दिया गया है, यदि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोध S बराबर 12.5 ओमेगा हो तो संतुलन का स्थायी बिंदु A से 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अज्ञात प्रतिरोध R हमको ज्ञात करना है। ठीक है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, यदि R और S को बदल दें, मतलब R के स्थान पर S के स्थान पर R कर दें, तो संतुलन का अस्थायी बिंदु क्या होगा। ये 2 प्रश्न हमको बताने हैं। गौर करना विशेष तौर पर ध्यान से। जो मीटर सेतु होता था, तो मीटर सेतु में R अज्ञात प्रतिरोध होता था और S ज्ञात प्रतिरोध होता था, और इसका सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे। R बराबर आपका था L1/L2 माइनस 1 इंटू S करके सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हमको सवाल हल करना है। यहाँ पर गौर करना ध्यान से। सवाल में देखना अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकालना है, जबकि ज्ञात प्रतिरोध S बराबर 12.5 ओमेगा है। L1 A से दूरी देखो 39.5 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसको L1 कहा जाता था। L1 बराबर 39.5 सेंटीमीटर, तो L2 बराबर 100 माइनस L1, यहाँ पर 100 माइनस 39.5 घटाएंगे तो 60.5 सेंटीमीटर। अब मीटर सेतु के लिए सूत्र होता था R/S बराबर L1/L2। चाहे इस सूत्र का उपयोग कर दो और चाहे आप लिख सकते हैं R बराबर L1/L2 माइनस 1 इंटू S करके भी आप कर सकते हैं, और इस सूत्र का उपयोग भी अपने कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखना R/S बराबर L1/L2, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, R/S का मान 12.5 है और L1 का मान 39.5/L2 का मान कितना हो जाएगा, 60.5। अब यहाँ से अगर R का मान निकालेंगे तो R के क्रॉस वाली संख्या बटे में जाएगा, तो R बराबर 12.5 गुणे 39.5 बटे 60.5 हो जाएगा। इसको कैसे से जब सॉल्व करेंगे तो 8.16 ओमेगा, तो R का मान 8.16 ओमेगा, चाहे इतना आंसर लिखो, नहीं तो दशमलव के 1 अंक तक जवाब लिखना है। R बराबर 8.2 ओमेगा होगा। इसका मतलब R का मान कितना होगा, 8.2 ओमेगा होगा। अब गौर करना ध्यान से, यदि R और S, कहने का मतलब क्या हुआ, जो R और S है उसको बदल दिए, कहने मतलब जो R यहाँ था यहाँ कर दिए, S यहाँ था यहाँ कर दिए, या S यहाँ था यहाँ कर दिए, R यहाँ था यहाँ कर दिए। अगर इन दोनों को हम बदल देंगे तो संतुलन का अस्थायी बिंदु भी बदल जाएगा। कहने का मतलब पहली कंडीशन में जो संतुलन का अस्थायी बिंदु L1 होता था, जब R और S इंटरचेंज होंगे तो संतुलन का अस्थायी बिंदु क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो L2 बराबर 100 माइनस L1, तो 100 माइनस L1 का मान 39.5 घटाने पर 60.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब तब A से संतुलन का अस्थायी बिंदु 39.5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, तब कितना हो जाएगा, 60.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये कब होगा, जब R के स्थान पर S आ जाए और S के स्थान पर R चला जाए। ठीक है। अच्छा, एक नोट का टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण का टॉपिक है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में मोटी कॉपर की पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो क्योंकि व्हीटस्टोन से पहले तो कॉपर इसलिए उपयोग किया जाता है, कॉपर बहुत अधिक चालक धातु है, उसका प्रतिरोध कम होता है, जिससे अधिक प्रमाण में धारा बहे। अब मोटी पट्टी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जब जैसे जैसे पट्टी की मोटाई बढ़ती है उसका प्रतिरोध कम होता है। कैसे, आप लोग सूत्र पढ़े थे, यहाँ पर देखना लिख के बता रहा हूं, आप लोग एक सूत्र पढ़े थे, R बराबर रो इंटू L बटे A। तो इसका मतलब मोटाई बढ़ेगी मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, तो इसीलिए वहां पर मोटी पट्टी का उपयोग करते हैं, क्योंकि पट्टी की मोटाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध कम होगा, तो उस व्हीटस्टोन सेतु में अधिक प्रमाण में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसलिए व्हीटस्टोन सेतु में मोटी कॉपर की पट्टी लगाई जाती है। कॉपर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक चालक धातु है। वैसे सबसे अधिक चालक धातु तो आपका चांदी होता है, लेकिन चांदी बड़ी महंगी है, इसलिए उसके स्थान पर उससे थोड़ी सी कम चालक धातु कॉपर है, इसलिए कॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और सी वाला पूछ रहे हैं, यदि जो गैल्वेनोमीटर है, देख रहे हैं जो व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर है को सेल के साथ बदल दिया जाए, मतलब जहां गैल्वेनोमीटर था वहां सेल कर दे, जहां सेल था वहां गैल्वेनोमीटर कर दें, तो संतुलन बिंदु तब हमको नहीं प्राप्त होगा। मीटर ब्रिज में हमको संतुलन बिंदु नहीं प्राप्त होगा, तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो वही चीज क्वेश्चन में कह रहे हैं, यदि गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तो क्या संतुलन का स्थायी बिंदु प्राप्त होगा, तो संतुलन का स्थायी बिंदु नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो सेल है वो गैल्वेनोमीटर के स्थान पर चला गया तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप
नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एक 15वां सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न का सवाल है। तो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न का मैं आप लोगों को 14वां सवाल चलाया था, 15वां सवाल है। इसमें देखना 6 लेड एसिड संचालक सेल, मतलब 6 सेल हैं, ठीक है, लेड एसिड सेल, सेल का ये नाम है, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। तो 6 लेड एसिड संचालक सेल को, जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओमेगा है, के संयोजन से एक बैटरी बनाई गई। कहने मतलब 6 सेलों को जोड़कर एक बैटरी बनाई गई, बड़ी 6 छोटे छोटे सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका मतलब तब बैटरी का कुल ईएमएफ एफसाई बराबर 6 गुणे 2 बराबर 12 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 सेल जोड़े गए हैं, हर एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो बैटरी का कुल ईएमएफ 6 गुणे 2 बराबर 12 वोल्ट होगा। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओमेगा है, तो 6 सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर 6 गुणे 0.015 ओमेगा, गुणा करने पर 0.09 ओमेगा होगा। इसका मतलब जो बैटरी बनाई गई उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.09 ओमेगा है, और इसको बाह्य प्रतिरोध 8.5 ओमेगा के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब इस बैटरी को देखना, अब आकृति यहां बना दिया हूं, ये बैटरी देखो बना दिया हूं, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और यहां पर ये बाह्य प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हमको निकालना है। ठीक है, R का मान 8.5 ओमेगा है। तो आप लोग सूत्र पढ़े थे, R बैटरी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या I बराबर एफसाई बटे R प्लस R, ये सूत्र आपको बताया था। तो एफसाई का मान देखो 12 है बटे R का मान 8.5 प्लस स्मॉल r का मान 0.09, यहाँ पर 12 बटे इन दोनों को जोड़ेंगे 8.59 हो जाएगा, तो भाग देंगे 1.396 एम्पियर, या इसी को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं I बराबर 1.4 एम्पियर। कहने का मतलब इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1.4 एम्पियर होगा। और उसका टर्मिनल वोल्टेज भी ज्ञात करना है, तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर एफसाई माइनस IR होगा, क्योंकि बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा निकल रही है, यहाँ पर एफसाई माइनस IR, एफसाई का मान 12 माइनस I का मान 1.4 गुणे R का मान आपका कितना 0.015। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 देख रहे हैं, 12 एक मिनट, तो 12 माइनस इन दोनों का गुणा, मतलब कुल मिला जुला के इन दोनों का गुणा करके 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 11.97 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 11.97 वोल्ट आएगा। अब इसी सवाल में दूसरा कह रहे हैं, यदि सेल का ईएमएफ 1.9 वोल्ट हो, जो सेल 2 वोल्ट का था 1.9, और आंतरिक प्रतिरोध जो 0.015 ओमेगा था 380 ओमेगा हो जाए, मतलब बहुत बड़ा आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तब सेल में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करना है। अच्छा, जब भी किसी भी सवाल में सेल में, किसी भी सेल में या बैटरी में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा की चर्चा करें तो बाह्य प्रतिरोध जो होता है हमेशा वो शून्य लिया जाता है। तब यहां पर देखना, तब एफसाई बराबर 6 सेल हैं, तो यहाँ पर तो बैटरी का जो कुल विभव वोल्टेज होगा 6 गुणे 1.9 हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 380 गुणे 6 हो जाएगा, और बाह्य प्रतिरोध अपने कितना गिनेंगे 0, क्योंकि अधिकतम धारा ज्ञात करना है। तब वही I मैक्सिमम बराबर आपका क्या आएगा एफसाई बटे R प्लस R। अब यहाँ एफसाई का मान 6 गुणे 1.9 बटे R का मान तो 0 है, नहीं लिखा, स्मॉल r का मान 380 गुणे 6। अब इसको कैसे से हल करेंगे 0.005, या इसी को 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर लिख सकते हैं, या 5 मिली एम्पियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा वैसे ही प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बहुत कम हो गया। अब ये धारा बहुत कम मान की है, लगभग ना के बराबर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया है। तो ये भी मोस्ट आईएमपी सवाल है, 15वां भी और ये 10वां भी मोस्ट आईएमपी सवाल है, और दोनों 4-4 नंबर लायक सवाल है, तो इनकी खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके।